नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं। पिछले वीडियो में हमने पारिवारिक जो डिस्प्यूट होते हैं उनके संबंध में किस प्रकार से काउंसलिंग करके उस परिवार को बचाना चाहिए, इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करी। इस वीडियो में हम हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रक्रिया है, किसी भी प्रकार के पारिवारिक विधि के अंतर्गत न्यायालय में मुकदमा फाइल करने के लिए फैमिली कोर्ट में क्या प्रोसीजर है, कौन से प्रोविजंस हैं जिनके आधार पर हम केस फाइल कर सकते हैं और उसमें कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो विवाह है, जो मैरिज है, वो एक संस्कार है। कानून की नजर में पति पत्नी की आइडेंटिटी एक होने के कारण न्यायालय में सर्वप्रथम जब भी हम मुकदमा फाइल करते हैं तो न्यायालय सबसे पहले उसमें काउंसलिंग कराता है। एक काउंसलर अपॉइंट करता है जो कि ट्रेंड काउंसलर होता है। दोनों पक्षों को एक टेबल पर बैठाता है, दोनों पक्षों से उन दोनों की समस्याएं पूछता है, समस्याओं को नोट करता है और उसके आधार पर उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करता है। ज्यादातर मुकदमे उस प्रयास के माध्यम से उसी टेबल पर समाप्त हो जाएं, न्यायालय की प्रक्रिया का हिस्सा न बने, मुकदमेबाजी आगे न बढ़े, इस उद्देश्य के साथ काउंसलर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और एक दूसरे की समस्या नोट करने के बाद, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझाने के बाद, यदि वो समझ जाते हैं तो एक पूरी प्रोसीजर दोनों की अंडरस्टैंडिंग को नोट करने के बाद न्यायालय के समक्ष रखता है और वो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ परिवार में पुनः अपने दाम्पत्य संबंधों को स्थापित कर लेते हैं। लेकिन यदि काउंसलर के समझाने के बावजूद भी मामला नहीं संभलता है और दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए आमादा हैं या दोनों एक दूसरे पर केस फाइल करना चाहते हैं, तो काउंसलर वैसी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखता है और फिर न्यायालय उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जिनका मैं उल्लेख आपके आगे करता हूं। हिंदू विवाह अधिनियम, सबसे पहले तो दोनों पक्ष हिंदू होना आवश्यक है और उन दोनों पक्ष पर ही हिंदू विवाह अधिनियम के जो है प्रावधान लागू होते हैं। धारा 8 के अनुसार जो शादी है, जो विवाह है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनका पंजीकरण होना आवश्यक होता है। धारा 9, जब कभी वाइफ अपने परिवार से, अपने पति से अलग होकर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है या पृथक से अलग रहने लगती है, या पति अलग रहने लगता है या दोनों में अलग अलग दोनों अपना निवास कर रहे हैं, तो कोई भी एक पक्ष धारा 9 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करके न्यायालय के माध्यम से उनके दाम्पत्य जो संबंध होते हैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए कि उनके वैवाहिक स्थिति को पुनर्स्थापित किया जाए और न्यायालय के माध्यम से। धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन का उल्लेख किया गया। दोनों न्यायालय के निर्णय के आधार पर अलग अलग पृथक हो सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं और विवाह विच्छेद के जो कारण है वो धारा 13 में उसका उल्लेख किया गया है। धारा 13 में जो विवाह विच्छेद के जो कारण बताए गए हैं वो कारण इस प्रकार हैं कि यदि दोनों पक्षों में से, पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के साथ में कोई शारीरिक संबंध बनाता है और ऐसी एक जानकारी किसी अन्य पक्ष को, पति या पत्नी को हो जाती है, तो वो इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए धारा 13 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है या कर सकता है। यदि कोई भी एक पक्ष
किसी अन्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रूरता करता है, तो क्रूरता के आधार पर भी जो है धारा 13 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। क्रूरता एक ऐसा शब्द है जिसको समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णय में डिफाइन किया है। क्रूरता शारीरिक क्रूरता भी हो सकती है, मानसिक क्रूरता भी हो सकती है, क्रूरता बोले गए शब्दों के माध्यम से भी हो सकती है। क्रूरता का आधार झूठे मुकदमेबाजी को भी बनाया जा सकता है। झूठा क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कराना भी एक क्रूरता का आधार है। झूठी शिकायतें, जो भी जॉब करता है उसके एम्प्लॉयर को जो झूठी शिकायतें की जाती हैं, जिस वजह से उसका जॉब चला जाता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इसको क्रूरता माना है। पत्नी द्वारा हैसियत से ज्यादा खर्चा करना या हैसियत से ज्यादा अपनी डिमांड करना, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्रूरता माना है। पति द्वारा पत्नी के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उसके साथ मारपीट करना, उसके उसको जो दैनिक उपयोगी की जो वस्तुएं हैं या उसको जीवन उसका चलाने के लिए जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति न करना भी क्रूरता है। तो क्रूरता को का जो शब्द है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े विस्तृत रूप से अपने समय समय पर आने वाले जजमेंट में इसका उल्लेख किया है। तो क्रूरता के आधार पर भी धारा 13 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके डाइवोर्स की मांग दोनों में से कोई भी पक्ष कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पति पत्नी दोनों 2 वर्ष से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं, उनके बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो धारा 13 के अंतर्गत डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। यदि मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, किसी भी एक पक्ष को उससे इस प्रकार का कोई छुपाया गया है कि ऐसी मानसिक स्थिति है जिसको वो या उसकी साइकोलॉजी इस प्रकार की है कि उसको मानसिक रूप से वो मानसिक रोगी है या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं है, तो इस आधार पर भी धारा 13 के अंतर्गत डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी जा सकती है और उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और मानसिक रोगी है, यह प्रमाणित करने का भार जिसने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसके ऊपर रहता है। जो भी आधार जिस किसी भी पक्ष द्वारा लिया जाएगा डाइवोर्स लेने के लिए, वो उस आधार को प्रमाणित करने का भार उसी पक्ष पर होता है। फिर वो चाहे क्रूरता का हो, फिर वो मानसिक बीमारी का हो, मानसिक विकृति का हो, या 2 वर्ष से अलग रह रहे हैं इस प्रकार परिस्थिति का हो, या अन्य किसी व्यक्ति के साथ इलिसिट रिलेशन है, ऐसी स्थिति को प्रमाणित करने का भार उसी व्यक्ति पर है जो कि धारा 13 के अंतर्गत इनमें से किसी भी आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। धारा 14 के अंतर्गत कोई भी पिटीशन डाइवोर्स की 1 साल के भीतर प्रस्तुत नहीं की जा सकती। विवाह के कम से कम 1 वर्ष पश्चात ही डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। लेकिन यदि न्यायालय को इस बात पर संतुष्ट कर दिया जाता है कि 1 वर्ष से कम समय में हमको डाइवोर्स लेना आवश्यक है या डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करना, उसमें जो कारण उल्लेखित किए जाते हैं और न्यायालय को उससे सेटिस्फाइड कर दिया जाता है, तो वो 1 साल की समय सीमा को न्यायालय रिलैक्स कर सकता है। धारा 15 में बताया गया है कि रीमैरिज कब की जा सकती है। धारा 15 में रीमैरिज तब हो सकती है यदि जो डाइवोर्स के तहत या किसी को भी पक्ष को डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है, तो उसकी अपील करने की जो अवधि है, अपील करने की अवधि अगर गुजर जाती है और उसमें अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, तब ऐसी स्थिति में वो रीमैरिज कर सकता है। या जो अपील प्रस्तुत की है और वो अपील निरस्त हो गई है, तब ऐसी स्थिति में रीमैरिज कर सकता है। धारा 24 में मेंटेनेंस और जो न्यायालयीन खर्चा है, जो न्यायालयीन व्यय आता है, उसको देने का भार होता है एक पक्ष पर, किसी भी पक्ष पर हो सकता है। पति पत्नी को देने के लिए बाध्य होती है और पत्नी पति को देने के लिए बाध्य होता है। धारा 24 के अंतर्गत जो भी मुकदमा फाइल करता है और सामने वाला पक्ष उस
की हैसियत नहीं है मुकदमा लड़ने के लिए, या उसको यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित करना पड़ता है कि वह अपना मेंटेन अब स्वयं को करने में सक्षम नहीं है, तब ऐसी स्थिति में धारा 24 के तहत एक मुश्त रकम या मासिक रूप से न्यायालय मेंटली न्यायालय मंथली बेस पर भी जो है मेंटेनेंस फिक्स कर सकता है। धारा 25 में एक मुश्त रकम लेकर भी अलग हो सकते हैं। एक परमानेंट एलिमनी जो होती है उसके आधार पर दोनों पक्षों को अलग करने का कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। वन टाइम सेटलमेंट भी इसे बोलते हैं। धारा 26 में बच्चों की कस्टडी को लेकर प्रावधान दिया गया है कि बच्चों की सोशल रिक्वायरमेंट है, उनकी सेफ्टी किस में है, उनके एजुकेशन को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर न्यायालय ये निर्णय दे सकता है कि बच्चे की कस्टडी किस व्यक्ति को दी जाना है। इसके संबंध में धारा 26 में न्यायालय दोनों पक्षों में से जो भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है उसका निराकरण कर सकता है। धारा 28 में अपील का प्रावधान दिया गया है। इस हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिस प्रकार का भी किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित होता है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है धारा 28 के अंतर्गत। और धारा 28 ए में जो है वो जो इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है उसके एग्जीक्यूशन को लेकर पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के सभी प्रावधानों का विस्तार पूर्वक मैंने आपके आगे वर्णन किया कि किस प्रकार से इनका इंप्लीमेंटेशन न्यायालय के समक्ष कराया जा सकता है। मैंने आपको जानकारी दी। कंसेंट के आधार पर भी जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से भी जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। इन सब चीजों को मैंने विस्तृत रूप से आपके आगे रखा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।